तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर 2022 को यूजीसी सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के दृष्टिकोण से हम सभी लोग आज जो है विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक क्लास जो है आपकी 6:30 पर होती है, ये भी आपकी चलेगी। इसके बाद आपकी 8 बजे से क्लास चलेगी, उसमें भी प्रैक्टिस चलेगा समाज कार्य पर ही। तो ये आप लोगों का जो पेपर है ये बेसिकली यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र जुलाई 2016 का है ना। तो यहाँ जो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। प्रश्न 20 है कि प्रभावी समय प्रबंधन है। देखिए ये बेसिकली एक इफ़ेक्टिव टाइम की बात कर रहा है, जहाँ उसकी मैनेजमेंट को लेकर बात कर रहा है। तो आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में सफल होने के लिए समय के मूल्यों को समझना ज़रूरी होता है ना। और समय बर्बाद करने वाले वही होते हैं जो अपनी खुद की एक पहचान बनाने में असफल होते हैं, है ना। तो ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका तात्पर्य होता है कि समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने से रिलेटेड है और ये सही गतिविधियों के लिए सही समय आवंटित करता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक प्रकार का समय का सर्वोत्तम उपयोग करना है, क्योंकि समय हमेशा सीमित होता है। तो उसी के संबंध में प्रश्न है, ये प्रभावी समय मैनेजमेंट क्या हो सकता है। तो एक दीर्घकालिक योजना का निर्माण करता है, अल्पकालिक योजना का निर्माण नहीं करता ये, और कार्यसूची तैयार करता है और दूसरों को कार्य प्रत्यायोजित करता है। ये भी क्रियाविधि इसी के अंतर्गत आती है, प्रभावी योजना के ही अंतर्गत आती है। प्रभावी समय की बात करें तब भी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे इसका यूज कब करते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि किसी एनजीओ में आप काम कर रहे हैं या किसी संगठन में हैं, तो लक्ष्य और लक्ष्य के बिना काम करना उस स्थिति के समान होगा जहाँ जहाज का कैप्टन समुद्र में अपना रास्ता खो देता है ना। तो ये चीज़ें आप सबको भली भांति तरीके से पता है कि यहाँ जो बताया गया है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, वो लक्ष्य निर्धारित करने की बात करता है और सुनिश्चित करता है कि ये यथार्थवादी है और प्राप्त करने योग्य है। तो यहाँ पर जो कार्यों को सही तरीके से एक व्यवस्थित, एक समय का सदुपयोग और एक अगर हम बात करें फोकस करना गोल पर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करता है आपका टाइम मैनेजमेंट या प्रभावी समय मैनेजमेंट, आप ये भी कह सकते हो। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इसका जो सही जवाब दीजिएगा आपका करेक्ट हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। यहाँ पर आप देखिए पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है ना। यही आपका करेक्ट जवाब रहेगा। समय प्रबंधन व्यक्ति को समय का पाबंद और अनुशासित बनाता है। जो प्रभावी समय प्रबंधन होता है मैडम, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक संगठित हो जाता है। और प्रभावी ये समय का जो मैनेजमेंट होता है वो व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें आत्मविश्वासी बनाता है। जो लोग एक समय योजना से चिपके रहते हैं और वे कम से कम समय के भीतर अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को महसूस करते हैं, तो वो भी बेसिकली टाइम मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और बेहतर समय मैनेजमेंट में बेहतर योजना बनाना और बेहतर पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है ये आपका टाइम मैनेजमेंट। मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 करेक्ट रहेगा। तो ये एक टॉपिक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक नहीं है, ये भी एक टॉपिक है आपका, याद रखिएगा। और ये प्रभावी समय प्रबंधन को लेकर था, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे 21 क्या बोलता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन असहमति दूर करने की विधि है। अब ये प्रश्न का आप थोड़ा सा एक बार जो है इंग्लिश भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे आप लोगों को जो समझ नहीं आएगा, इसलिए आप सभी लोग वहाँ पे जो है इंग्लिश अवश्य देखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश से आपको क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगी और आप आसानी से उत्तर तक पहुँच भी सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को? ज़रूर आप लोग इस जो है देखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनाया गया है असहमति की बात की जा रही है।
है ना, एक प्रकार से डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा है, ये डिसएग्रीमेंट की बात कर रहा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि असहमति को हल करने का मेथड या तरीका कौन कौन सा हो सकता है, कैसे कर सकते हैं आप? आपको पता होगा एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे संघर्ष होता है, हाँ सर। संघर्ष के परिस्थितियों में ही हम इसका यूज करते हैं, हम संघर्ष के दौरान ही यहाँ इसको यूज करते हैं, ठीक है। और इसके यूज़ करने के जो तरीके बताए गए हैं, 5 टाइप के ये जो है इसको यूज किया जाता है, 5 तरीके से इसको जो है यूज़ में लाया जाता है। तो एक आप लोग यहाँ पे अगर मैं आप सबसे कहूँ तो सहयोग की शैली जो होती है, जो सहयोग की शैली होती है वो बेसिकली मेथड ऑफ रिसॉल्विंग डिसएग्रीमेंट के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। सहयोग की शैली और एक होता है प्रतिस्पर्धा शैली। देखिए मैं लिख देता हूँ, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, ठीक है, ये आपकी एक शैली होगी। और एक होगी परहेज को हम लोग अवॉइडिंग भी बोलते हैं, परिहार भी बोलते हैं, ये भी आप कह सकते हो, परिहार भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका स्टेप आता है आकर्षण, जिसको आप विपरीत का भी नाम दे सकते हैं, आकर्षण शैली, ठीक है। और एक 5वां जो आता है आपके लिए, वो भी आप ध्यान रखिएगा, समझौता शैली। तो ये जो आप देख रहे हैं 5 टाइप के ये स्टाइल हैं, बेसिकली एक किसी मेथड, किसी समस्या का, किसी संघर्ष को आप किस तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। हालांकि कई स्टेप हैं, कई इसके अंतर्गत कई रास्ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ चूज़ आप गुड टाइम का भी अगर आप प्लान कर रहे हैं, अच्छे समय का आप प्लान कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सक्रिय तरीके से आप अगर सुन भी रहे हैं, तो भी आपका वो कहलाता है एक प्रकार से रिसॉल्विंग डिसएग्रीमेंट, उसी के अंतर्गत ये भी आ जाता है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे जो देखिए इंग्लिश में देख लीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, ठीक है। मैपिंग यूज़ भी है आप सबके सामने, ठीक है। और एवॉइडेंस मतलब आपको मालूम ही होगा, परिहार को ही रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। बेसिकली मैपिंग पीआरए में आता है, ठीक है। मैपिंग जो है पीआरए में आता है ना। थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही जवाब होना चाहिए। देखिए नहीं, यहाँ पे असहमति दूर करने की विधि जो है परिहार नहीं होगा, ठीक है। ये संघर्ष के अंतर्गत जो परिहार की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, संघर्ष का जो टाइप बताया गया, परिहार से परिहार और उपागम से उपागम, वो चीज़ें इसमें अंतर्गत नहीं आएगी। असहमति को दूर करने की विधियाँ में एक अवपीड़न हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पार्थोमुखी रियायत हो जाएगा, एक विषय पर मानचित्रण हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ये क्या होता है पार्थोमुखी रियायत, ठीक है। पार्थोमुखी रियायत क्या होगा, ये अगर किसी बच्चे को पता है तो आप ज़रा मुझे बताएं यहाँ पर क्या हो सकता है। मतलब पर अर्थ किसी दूसरे और टेस्टिक जी, दूसरे अर्थ की दिशा की ओर। ओके, और भी कोई लोग बताना चाहेंगे? देखिए यहाँ पे जो मैंने एक शब्द बोला है, और ये जो शब्द है आपके सामने पार्थोमुखी रियायत, ये बेसिकली एक प्रकार का रेसिप्रोसिटी, बेसिकली इसको सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा गया है, परोपकारी रियायत के रूप में, ठीक है, परोपकारी रियायत के रूप में। तो या आप इसको परोपकारिता भी आप समझ सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है, परोपकारिता भी इस शब्द को रिलेट करता है पार्थोमुख रियायत को भी। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि असहमति को जो दूर करने की विधियाँ होती है, अगर आप परोपकारिता भी लगाते हैं तो वो भी शामिल रहेगी, हाँ। और अवपीड़न तो आपको निश्चित है। और असहमति को दूर करने की विधियों में जब मानचित्रण की बात करते हैं, मानचित्रण का मतलब यहाँ पे जो मैपिंग की बात की गई है वो बेसिकली एग्जैक्ट आपकी समस्याओं पर बात कर रहा है, जो समस्याएं हैं उसके पॉइंट पर बात कर रहा है, ठीक है। वो बेसिकली आपका क्या है, मैपिंग की बात कर रहा है। परिहार संघर्ष अगर इस क्वेश्चन में होता, संघर्ष के बारे में कुछ अगर देता इसने कि संघर्ष के टाइप क्या हो सकते हैं, द्वंद्व के टाइप क्या हो सकते हैं, द्वंद्व मतलब ही संघर्ष होता है, तो यहाँ पे सही जवाब होता परिहार, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन भी अलग आ जाते हैं, परिहार से परिहार होता है, उपागम से उपागम होता है,
परंतु वहाँ पर ये अलग चीज़ हो जाएंगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप लोग कौन सा है। 1 2 3 मैच कर रहा है, फोर्थ मैच कर रहा है, इसलिए आपका फोर्थ ही करेक्ट रहेगा। देखिए आप लोगों ने अर्ध विधवा, मैंने ये पढ़ाया भी है आप लोगों से अर्ध विधवा के बारे में, हाँ है ना, ये बता रखा है। तो जरा मुझे बताइए कि अर्ध विधवा पद की इस प्रकार का समझाता है, किस प्रकार से आप यहाँ पे क्या समझेंगे? ऑप्शन बताइए। जिनके पति गायब है पर उन्हें मृत घोषित नहीं किया गया है। ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे इन्होंने दिया कि अर्ध विधवा उसे कहा जाता है कि महिला के जो पति होते हैं वो गायब होते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि वो जो व्यक्ति है वो मृत घोषित ना हो। यदि वो मृत घोषित हो जाता है तब ऐसी कंडीशन अर्ध विधवा का हट जाता है, तो वो विधवा होती है। अर्ध विधवा उसे कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे गायब है और पूर्ण रूप से वो साक्ष्य नहीं मिला, घोषित नहीं हुआ है कि वो व्यक्ति मृतक है या गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब आपने क्या बताया, जो पहला वाला यही सही जवाब हो जाएगा। और ये बेसिकली आपको मालूम है कश्मीरी महिला के अंतर्गत ये चीज़ें बताई गई हैं। एक है परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया गया। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल, सरल सवाल है आप सबके सामने। प्रस्तावना, यहाँ पे प्रस्तावना नहीं है, ये जो जवाब है आपके सामने परियोजना है ना। प्रपोजल होगा सर। हाँ, परियोजना प्रस्ताव में शामिल है। क्वेश्चन इंग्लिश देखना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश भी पूछ लिया करें, क्योंकि मैं इस समय जो लास्ट टाइम में बता रहा हूँ, आप लोग जब भी पेपर दीजिएगा आप सभी लोग इंग्लिश ज़रूर देखिएगा आप सभी लोग, है ना। प्रोजेक्ट प्रपोजल इंक्लूड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वही बात है परियोजना प्रस्ताव में शामिल क्या क्या है ना। तो आप लोग को भली भांति तरीके से मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर में 20 कौन सा क्वेश्चन था हमारे सामने? 23 है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने आप सबसे कहा, अगर मैंने आप लोगों से यहाँ पर बोला, तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये फाइनेंस से रिलेटेड होगा। परियोजना में वित्त पोषण की परियोजना जो है वो शामिल होती है, यानी बजट उसके अंतर्गत आता है। तो बजट को तो आप रख लीजिए, ठीक है। देयता को आप जी उद्देश्य भी तो आएंगे। उद्देश्य भी रख लीजिए। हाँ, संगठन के समस्त जो चुनौतियां होगी वो परियोजना के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया, प्रस्ताव में इसको शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो परियोजना प्रस्ताव होता क्या है, ये बात आप थोड़ा सा जान लीजिए तो आप सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट के दौरान या जो अगर हम आपसे बात करें प्रयोजक जो लोग होते हैं, या मान लीजिए स्टॉक होल्डर जो होते हैं जिसको आप हितधारक बोलते हैं, है ना, उनके लिए परियोजना का प्रस्ताव करना की जो बात की जाती है, जहाँ पे समस्याओं का वर्णन किया जाता है एक प्रकार से, और अपने समाधान का प्रस्ताव देना होता है, और उस मार्ग को परिभाषित किया जाता है कि जिसे आप लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो टीम होती है समस्याओं से निपटने के लिए जो है एक सर्वश्रेष्ठ होती है। तो ऐसी कंडीशन पर परियोजना प्रस्ताव में हम लोग रखते हैं परियोजना का एक उद्देश्य और एक बजट, इन्हीं दो पर हम कार्य करते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड वाला हो जाएगा और थर्ड वाला हो जाएगा। बाकी संगठन के समक्ष जो चुनौतियाँ, इसको आप काट दीजिएगा। देयता को भी आप लोग यहाँ पे काट दीजिए। देयता की इंग्लिश एक बार देख लीजिएगा, इंग्लिश और आपको अच्छे से समझा देगी। क्या बोलते हैं इंग्लिश देयता को इंग्लिश में? लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब क्या होगा जी? किसी बात का उत्तरदायित्व, किसी की अगर हम बात करें, हाँ जैसे वस्तु जो बहुत सी समस्याएं उत्पन्न करे, है ना, बहुत सा खर्चा करवाए, तो यह एक प्रकार से यहाँ पे जो मतलब सिचुएशन बताता है कि किस तरीके की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित बात कर रहा है आपका। तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली किसी बात के उत्तरदायित्व को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था। नहीं, ये एक प्रकार का एक दायित्व एक व्यक्ति के बारे में बताता है ना। एक दायित्व जो है एक व्यक्ति के बारे में बताता है। तो मैं आपसे सबसे कहूँगा कि यहाँ पर ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे
आपकी कंपनी में क्या बकाया है, क्या आपको लेन देन करनी है, या संगठन में क्या लेन देन करनी है, इस तरीके की अच्छा हाँ बात सर, करता है ये, है ना। ये तो तो बाद में हम काम का आगे के हाँ, तो करने ये का सारी चीज़ों को तो यहाँ पर ये लाइबिलिटीज़ नहीं होगा। अब छापने के बजट बाद। और हाँ आपका सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट होगा, है ना। तो ये हाँ चीज़ें जी। आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। किशोर न्याय अधिनियम 2016 के अनुसार विशेष गृह है। कानून विरुद्ध बच्चों ऑप्शन। हाँ, तो ये बेसिकली आप लोगों को भलीभांति तरीके से मालूम होगा कि किशोर न्याय बालकों के देख रेख और संरक्षण एक अधिनियम बनाया गया था जो 2015 का था। तो उसी के तहत ही एक एक्ट 2016 के अनुसार बताया गया कि स्पेशल जो गृह होता है, जो विशेष गृह होता है, वो क्या होता है। विशेष गृह किशोर न्याय बोर्ड में एक विधि है जहाँ पे संघर्षरत मामलों में, अगर हम बात करें बच्चों के मामलों में, जांच और उसके उपरांत यह पाया गया है कि बच्चे के अपराध किया है और बोर्ड द्वारा बच्चे के सुधार हेतु निर्धारित अवधि के लिए बाल देखरेख संस्थान में रखने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष गृह का नाम दिया गया है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका कानून के विरुद्ध जो बच्चों के लिए है परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं के संबंध में ये बात की जा रही है। बाकी देखिए, स्ट्रेट चिल्ड्रन के लिए बात नहीं है यहाँ पर, ना ही अनाथ बच्चों के लिए है, ना ही उपेक्षित बच्चों के लिए। मैं आप सबसे कहूँगा कानून के विरुद्ध जो बच्चे जा रहे हैं, जहाँ मैंने आप लोगों से कहा सुधारात्मक सेवाएं उपलब्ध जहाँ पे कराई जा रही है, तो किन को कराई जा रही है, कानून के विरुद्ध जो बच्चे जा रहे हैं उनको करवाई जा रही है। इसलिए आप सबका जो जवाब होगा यहाँ पे, करेक्ट जवाब जो माना जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट माना जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर रहेगा ये बातें, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं ये सारे चल रहे हैं 2016 के, आप सबके एग्ज़ाम में हो सकता है ये प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बालक की देखरेख संस्थान में अगर हम बात करें, बालक गृह में खुला आश्रय होता है, संप्रेषण गृह होता है, विशेष गृह होता है, सुरक्षित स्थान होता है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण होता है, ठीक है। तो उन बालकों की देखरेख और सुरक्षा जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है, ठीक है, उनके करने के लिए या अधिनियम जो है मान्यता प्राप्त कोई उचित सुविधा तंत्र से ये एक प्रकार से अभिप्रेरित है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि संप्रेषित गृह, विशेष गृह और खुला आश्रय, बाल गृह, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे मेटा जो है संचार होता है एक, है ना, सर ये तो नॉन डैश वर्बल होता है। मेटा संचार। ओके, यहाँ आपके जवाब भी आया है कि नॉन जो है वर्बल होगा। देखिए, ये जो मेटा संचार है वो अप्रत्यक्ष संकेतों को रिप्रेजेंट करता है, आप जानते होंगे इसके बारे में। जब अगर मैं आपसे बात करूं कि जानकारी के एक टुकड़े की व्याख्या की जाती है और यह इस विचार पर आधारित है कि अलग अलग मेटा कम्युनिकेशन के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है, जिसमें इसके विपरीत भी इसको शामिल किया जा सकता है। जैसी विडंबना होगी उसके आधार पर यहाँ पर इसको हम रख लेंगे। और हालांकि इसका जो प्रस्ताव आया था मेटा संचार के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक विद्वान थे, उनका नाम था बेटसन। क्या नाम था उनका? बेटसन नाम था। सन 1951 में इस शब्द के महत्व को सुझाव दिया था, यानी एक इम्पोर्टेंस बात इन्होंने कहा था इसको लेकर। हालांकि अगर जब पूछा जाए कि मेटा संचार का श्रेय किसको जाता है, तो आप यहाँ पे बेटसन का नाम मत लगाइएगा, इनका नाम लगाइएगा आप सभी लोग महत्व, इस शब्दों का, इस जो शब्द है इसके महत्व और सुझाव में लगाइएगा, है ना। परंतु जब प्रश्न पूछे श्रेय को लेकर तो आप नोट कर लीजिए, बेंजामिन ली, बेंजामिन जो है, बेंजामिन ली जो है हॉर्फ, ठीक है, हॉर्फ का नाम जाता है। वर्ष वही रहेगा, वर्ष वही रहेगा, और ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मेटा कम्युनिकेटिव का भी नाम दिया जाता है। ह्योर्प आधा वाह है और हॉर्फ
ठीक है। और ठीक है, तो इस चीज़ को आप सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा कि मेटा संचार की अगर आप लोगों से कभी परिभाषा अगर आपको खुलेगी के बीच होता है मेटा कम्युनिकेशन जो होता है, दो संस्कृतियों के बीच होता है क्या? आप इसमें अगर हम बात करें ना, तो यह जो बात होता है अप्रत्यक्ष संकेत होता है, जहाँ किसी चीज़ की एक आप व्याख्या करने पर बात करते हैं, है ना, व्याख्या। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप एग्जैक्ट ये ना कहें कि दो संस्कृति, है ना। मैं आप लोगों से कहूँ कि मेटा संचार जो होता है उसको आप ये बोले कि सूचनाओं के एक टुकड़े की व्याख्या की जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पे मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है, पूरी तरह से अलग हो सकता है। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का स्वचालित रूप से आदान प्रदान होता है उसको अनौपचारिक संचार बोलते हैं। और जब हम या मान लीजिए जो अस्पष्ट संदेश देता है या जो अस्पष्ट रूप से कार्यों को निर्देशित करता है वो प्रत्यक्ष संचार होता है, जिसे अक्सर हम कार्यस्थल में उपयोग करते हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि आदेश देने का अधिकार किसके पास है और आदेश क्या है। तो वो प्रत्यक्ष कम्युनिकेशन होता है। और अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन वो होता है जब एक वक्ता के सच्चे इरादे छिपे होते हैं, अप्रत्यक्ष। और यह संवाद करने का एक तरीका है कि जिसमें कोई व्यक्ति सीधे कहने के बजाय अपनी बातों को वास्तविक अर्थ को चुनने का विकल्प चुनता है या विकल्प देता है, तो वह अप्रत्यक्ष कम्युनिकेशन होता है। यहाँ संचार का जो खुलेपन का उच्चतम स्तर है वो मेटा कम्युनिकेटिव है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि किसी एक चीज़ों को उसने व्याख्या किया है, किसी एक चीज़ों को, किसी एक टुकड़े को उसने व्याख्या किया है। तो मेटा संचार के साथ एक ही संदेश का अर्थ पूरी तरह से अलग हो सकता है, जिसमें इसके विपरीत भी शामिल है, और वह है कि विडंबना, ऐसी प्रक्रिया। तो जो है ये आपका मेटा संचार होता है। मेटा संचार मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक संचार हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ये दो भागों में डिवाइड किया गया है, मौखिक और गैर मौखिक में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, किससे संबंधित होगा? हेलो, हाँ, थर्ड होगा सर? थर्ड। आपको मैं एक बार इंग्लिश दिखा देता हूँ, आप बताइए। थर्ड कैसे होगा? बिहेवियर यहाँ पे मेंशन किया है। बी ऑप्शन से आपने नॉन बोला ना सर दोनों होगा, अरे नॉन वर्बल से। किसी ने बच्चे ने बोला है एक प्रकार का, मैंने एक शब्द बोला था, यदि आप छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बताया सर आपने, बहुत बढ़िया, गुड। मैंने एक शब्द बोला था सांकेतिक माध्यम होता है, माध्यमिक संचार होता है, और यह सांकेतिक सहित होता है जो क्ल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यह संचार आपका मौखिक भी हो सकता है और गैर मौखिक भी हो सकता है। तो गैर मौखिक ऑप्शन में दिया गया है, मौखिक नहीं दिया गया है। बिहेवियर तो मैंने बात ही नहीं किया, तो ऑप्शन थर्ड तो होगा ही नहीं। हाँ सर, नॉन वर्बल तो पहले ही थे। इसलिए आप, जी सर बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर मेटा कम्युनिकेशन के अंदर तो क्या कहते हैं, मतलब नॉन वर्बल चीजें भी आता है ना, फेस एक्सप्रेशन और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो भी आती है। संकेत अगर हम आपको बता दें, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो, आएगा। उसको आप कह सकते हो फिजिकली मोमेंट। उसको मेटा कम्युनिकेशन से कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं, जो हम मतलब सेंडर जो मैसेज भेजता है रिसीवर तक वो 100% नहीं जाता। तो वो अपने मैसेज को, जो उसके मैसेज होते हैं वो थ्रू बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन या जो उसकी हाव भाव होते हैं उससे भी अपने बताने की बात करता है। इसको बीनेट सर्विस बोलते हैं सर, जो प्रक्रिया नीचे नीचे चलती है बिना शब्द के, उसको मेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने जो जवाब दिया है मेटा संचार के बारे में, वो सही है। कम्युनिकेटिव आपका फिजिकली मोमेंट हो सकता है। हम देखते हैं रीज़न से ये होता है कि जैसे फिजिकली मोमेंट कहने का तात्पर्य हो, क्योंकि क्लू की बात मैं कर ही रहा हूँ,
तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा इंटरव्यू वगैरह होता है, कोई थर्ड पर्सन आपको आता है, इशारा करता है फिंगर से, या भाव का इशारा करता है, या फिजिकली मूवमेंट कुछ ऐसा बनाता है, तो आप समझ जाते हो वही प्रक्रिया आपकी जो कराती है मेटा कम्युनिकेशन का ही पार्ट बनता है। तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन संदेश के सामान्य अर्थ को बदलता है, सामान्य अर्थ को बदलता है। इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जब सहक्रिया होती है और उसका विकास होता है तब, बताइए तब क्या होगा? तब दल के सदस्य रूढ़िवादी विचार अपनाएंगे। ठीक है, जब सहकारी क्रिया होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रूढ़िवादी विचार तो बिल्कुल नहीं अपनाएंगे और ये गलत हो जाएगा। तब दल के सदस्य अपने कार्यों को भावपूर्ण ढंग से शुरू कर सकते हैं। देखिए ये तो हो सकता है, सही है। हो सकता है। दल के सदस्य स्वयं आत्मनिरीक्षण करेंगे, नहीं, ऐसा सहक्रिया के दौरान स्वयं आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे। और दल के सदस्य स्वयं आत्मनिरीक्षण मतलब अपने कब, ऐसा तो कोई फिर कार्य ही नहीं हुआ अच्छा, अगर आप अपने आप से वहाँ पे भेदभाव वगैरह आ जाएगा, तो इसलिए नहीं स्वयं कह सकते। दल के सदस्य अपने कार्यों का पुनरावंटन करेंगे। देखिए पुनरावंटन ना कह के अगर मैं कहूँ कि पुनर्स्थापन की बात करें तो बढ़िया रहेगा। पुनर्स्थापन हो सकता है, रिहेबिलिटेशन हो सकता है, पुनर्वास हो सकता है, बल्कि पुनः आवंटन नहीं हो सकता, पुनर्आवंटन नहीं हो सकता, आवंटन नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको भी गलत कर दीजिए, इसको भी ऑप्शन बी को आप लगाइए। हाँ, बी को लगाइए, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट यही आपका है। बिल्कुल, यहाँ पे जब सहक्रिया होती है तो उसका विकास आपको भलीभांति तरीके से अपने कार्यों को भावपूर्ण ढंग से शुरू करें, तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? ये तो सिंपल सी बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे कौन से तत्व हैं जो ध्यान रखिए, जो निर्णित करते हैं कि एक व्यक्ति अथवा एक क्रिया असामान्य है? अब इसकी इंग्लिश देखिए, कष्ट, मानक की अवहेलना, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है, नियंत्रण की कमी, असुरक्षा। तो सभी लग रहे सर। ये प्रश्न है कि वो तत्व बताइए, वो एलिमेंट बताइए जो यह निर्णित करते हैं कि व्यक्ति, देखो निर्णित कोई यूनिक शब्द नहीं है आपके सामने, आप समझिए निर्णित, हाँ निर्णय से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये एक व्यक्ति अथवा एक वह क्रिया जो असामान्य हो जाए, तो कष्ट से भी असामान्य हो सकता है, आप किसी की अवहेलना कर दो तो भी असामान्य हो जाएगी क्रियाएं, नियंत्रण में अगर कमी रहेगी तो भी वो क्रियाएं असामान्य हो जाएंगी, यदि असुरक्षा भी आप देंगे तो भी असामान्य हो जाएगी। क्यों? ये बात सरल है कि नहीं? बिल्कुल, तो ये ऑप्शन है। क्यों सर, समझ में आया आपको? बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है कुणाल जी, आगे बढ़िए। विशेष गुणों के विकारों को जाना जाता है। अभी एक प्रश्न शायद मैंने आप लोगों से करवाया है इसके बारे में, पहला ही करेक्ट होगा ना? हाँ, क्यों कुणाल जी, व्यक्तित्व विकार ही विशेष गुणों का विकार कहा जाएगा? बिल्कुल, यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। व्यक्तित्व विकार तो आप जानते ही होंगे कि व्यक्तियों के व्यवहारों का एक प्रकार से अध्ययन कर रहा, और वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जो है जो, हाँ अब उसके अंदर देखो आपको बता दूँ, ये भी बिहेवियर शामिल रहेगा, ये भी बिहेवियर शामिल हो सकता है, ये भी बिहेवियर शामिल हो सकता है, ये तीनों एंजाइटी डिसऑर्डर के अंतर्गत आ सकता है आपका, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लैंगिक भी आ सकता है, बाध्य मनोग्रसित जो है विकार भी आ सकता है। रिपीट प्रश्न है ये एकदम एज इट इज जी। सर लैंगिक विकार के हम होमोसेक्सुअल और ये जो होते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी वाले उनको भी रख सकते हैं? बिल्कुल, व्यक्तित्व विकार में लैंगिक विकार, ठीक है, आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे मानसिक विकार, अब अगर हम बात करें उसके आधार पर ही है मानसिक विकार का, तो कुल टोटल मानसिक विकारों का ही प्रसार है ये,
जहाँ असामाजिक व्यक्तित्व विकार को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि जब उसकी आप टाइप पढ़ेंगे, जैसे अगर मैं आप सबसे, चलो मैंने शायद DSM-4 के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, वहाँ पे बताया था, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि व्यक्तित्व विकृति में लोगों के व्यक्तिगत संबंध संतोषजनक नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत संबंध इतने खराब होते हैं कि दूसरे लोग इनसे नाराज होते हैं और साथ ही साथ इनसे घबराए भी रहते हैं। दुखदाई विकार भी होता है, नकारात्मक नतीजा भी हो, स्ट्रेस, कुसमायोजित व्यवहार है, व्यवहार परिवर्तन का अगर विरोधी है तो वो भी आ जाता है इसमें, है ना। तो जैविक कारक देखो, व्यक्तित्व विकार तीन कारक से होते हैं। एक जैविक कारक होगा, एक मनोवैज्ञानिक कारक होगा, एक सामाजिक सांस्कृतिक कारक होगा। और ये तीनों कारक अगर पता है तो आप समझ जाओगे कि तीनों के तीनों वहां पे शामिल है। स्पष्ट हुआ कुणाल जी? हाँ, याद रखिएगा। और व्यक्तित्व विकार के मैं टाइप में आपको बता देता हूँ कौन कौन से और भी आते हैं। देखिए, एक आता है स्थिति व्यामोह, स्थिर व्यामोही व्यक्तित्व, या आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर कर लीजिए। इसको आप लोग पैराडोइक बोलते हैं, पैराडाइक, हाँ पैराडोइक इसको बोलते हैं। एक आपका होता है जो है स्किनज़ोआयड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक आता है आपका जो है स्किनज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक आता है आपका हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है आत्ममोही पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है समाज विरोधी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है सीमांत रेखीय बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सीमांत रेखी। एक होता है अवलंबित पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है मनोग्रसित बाध्यता पर्सनालिटी डिसऑर्डर। एक होता है दुश्चिंता। एक होता है लैंगिक। ये सभी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। जी सर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से बताइए, सापेक्ष तीव्रता निर्धारित करने के लिए किस अनुमाप का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपका ये बहुत बढ़िया सवाल है और आप लोगों को मैंने शायद पढ़ा रखा है, शायद का ये श्योर है मैंने पढ़ाया है। मालूम है आपको, ये बिहेवियर जो डिसऑर्डर जो बिहेवियर मापन होता है उसके अंतर्गत हम इसको यूज़ में लाते हैं रिसर्च में, है ना। क्यों भाई? अरे लिंकर्ट मापनी लिंकर्ट के द्वारा दी गई, हाँ या ना। 1932 में थर्स्टन मापनी 1929 में दी गई, 28 और 29 में दी गई थी तो थर्स्टन के द्वारा। गुटमैन मापनी है, आप जानते हैं गुटमैन मापनी 20वीं शताब्दी में आई थी, जहाँ पे अनुपात मापनी पर आधारित था, अनुपात पर आधारित था। तो ये सापेक्ष तीव्रता पे कौन आधारित था भाई? अनुपात पे गुटमैन को ले लो, सामाजिक दूरी पे बोगार्ट्स को ले लो। मैं कह रहा हूँ गुटमैन में अनुपात ले लीजिए, सामाजिक दूरी बोगार्ट्स को ले लीजिए। सापेक्ष किसको लेंगे बताइए, थर्स्टन या लिंकर्ट? सापेक्ष जो होगा वो लिंकर्ट होगा।
सापेक्ष जो होगा वो लिंकर्ट होगा। संचार कौशल इसमें आता है, ज्ञान का वो होता है, संगठन शिक्षण सामग्री का आता है, वस्तु का समान महत्व की बात करता है, प्रत्येक स्टेटमेंट की बात करता है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर थर्स्टन में क्या आता है? थर्स्टन में आता है भार, और वहाँ पे अलग अलग वितरणों का प्रभाव देखता है। तो अलग अलग जब कोई वितरण है, कोई स्टेटमेंट है, वो अलग अलग आप उसके प्रभाव को देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे भार और महत्व की बात करते हैं, एक प्रकार से वेट की बात करते हैं, तो वो आपका लिंकर्ट मापनी होता है। देखिए इसमें आप ना लिंकर्ट मापनी में आप कभी भी 1.5 नहीं लिखेंगे। 1.5 कितने व्यक्ति थे तो सीधा 2 व्यक्ति लिखेंगे, ना कि एक बच्चा है एक व्यक्ति है तो आप कह 1.5 व्यक्ति है। लेकिन अगर केजी वगैरह भार महत्व की बात अगर मैं करूं तो किस में रखोगे? थर्स्टन में रखोगे। हाँ, तो जो सापेक्ष तीव्रता, ये चारों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको IMP कर लीजिए आप लोग। हो सकता है 2022 का ये एक झलक दिखा दे आप लोगों को ये प्रश्न। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक समूह कार्य अभ्यास की बात हो रही, प्रैक्टिस अप्लाइड प्रश्न है, बड़ा ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छे से करिएगा। बताइए उस अभ्यास में कार्यक्रम आयोजन के लिए कौन जिम्मेदार है? बोलो। सदस्य। सी ऑप्शन सर। भाई केवल कुणाल जी बोलते हैं, नेहा बात करती है, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि और कोई बच्चे बात करते हैं। क्यों संगीता मैडम बोलते क्यों नहीं है? पैसे थोड़ी लगते हैं इसमें। बोलो संगीता जी, आप भी बताओ थोड़ा सा। अमृता मैडम बताइए। अनन्या खत्री कौन सा ऑप्शन? पूजा पटेल सी। ओके वेरी गुड, कॉपी मत करिएगा, ये लोग गलत बता रहे हैं। श्यामलता जी नहीं। हाँ हाँ सर सही है, वही सही है, लेकिन सर ठीक। ये लोग गलत बता रहे हैं पर वही सही है। ठीक है चलो फिर ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत सरल सवाल था ये, प्रैक्टिस जो प्रैक्टिकल वगैरह होती है उसी के दौरान ये चीज़ें की जाती है। तो सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में जो होता है, कार्यक्रम आयोजन के लिए जिम्मेदार समूह कार्यकर्ता होगा। प्रश्न था समूह से, इसलिए हमने समूह कार्यकर्ता को पहले रखा, हालांकि ऑप्शन में भी समूह कार्यकर्ता है, एजेंसी कार्यकर्ता भी है। अच्छा, एजेंसी कार्यकर्ता की भूमिका यहाँ पे आप समझिए कि 0 का होगा, पॉइंट ऑफ व्यू अभ्यास के दौरान, ठीक है, 0 के बराबर। हाँ भाई, उसकी आचार संहिता है वो अपना लागू करेगा, वहाँ पर भूमिका मानी जाएगी, मैनेजमेंट में इसकी भूमिका मानी जाती है, परंतु अभ्यास के दौरान में इसकी भूमिका 0 के बराबर है। और मार्गदर्शन के साथ समूह के जो सदस्य होंगे उसमें जो है एक आयोजन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही होगा। प्रैक्टिकल के दौरान ये होता है। प्रैक्टिकल आप लोगों ने बहुत कम किया है ना, सिर्फ 2-4 दिन गए हैं आप लोग, फिर बुक आपने 30 दिन की भर दिया, 45 डे के भर दिया लेटर लगा के, और पास भी हो गए, अच्छे नंबर भी मिल गए आप लोगों को। शायद ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने किया होगा, कुछ एक बच्चे होंगे, 2% बच्चे ऐसे होंगे जो उन्होंने पूरा किया होगा, है ना। परंतु ये प्रैक्टिकल के दौरान होता है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं ये सारी चीज़ें। चलिए देखिए, फिर अगेन आपको अप्लाइड प्रश्न के आधार पे, परंतु ध्यान रखिएगा फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है अप्लाइड। मन देखिए, प्रश्न मैं भी ऐसे बना सकता हूँ, सामुदायिक संगठन सामुदायिक विकास के बीच में क्या संबंध हो सकता है, मैं अपने शब्द दे सकता हूँ यहाँ पे, एग्जामिनर के शब्द हैं ये, बस। तो जब उसके शब्द होते हैं तो ये समझ लिया करो अप्लाइड होते हैं ये से प्रश्न। तो बताइए जरा मुझे कि क्या सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में क्या संबंध बन सकता है यहाँ पे, मतलब उसका एक प्रकार का अंतर क्या हो सकता है। मैं अगर आपसे बात करूँ कि क्या दोनों में कोई एक प्रकार की समानता नहीं है, पहला ये तो गलत हो, समानता तो है, समानता तो है, तो इसलिए इसको गलत करो। चलो दूसरी बात करो कि वर्तमान में सामुदायिक विकास का उपयोग मुख्यतः अल्प विकसित देशों में, देखिए यही गलत हुआ है प्रश्न, यही ये प्रश्न इसने कह दिया कि मुख्यता का मतलब होता मेन का मतलब होता प्रमुख का मतलब अगर मैं बात करूं एक प्रकार से फोकस करना। अल्प विकसित देशों में क्या ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध से रिलेटेड है सामुदायिक विकास, और सामुदायिक संगठन जो होता है उसका उपयोग उन क्षेत्रों में केवल किया जाता है कि जहां जीवन यापन के स्तर सुविकसित और सामाजिक सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत ऊंचा हो। मैं आपसे कहूँगा कि ये भी गलत करिएगा, दोनों बी वाला भी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है।
प्रश्न बहुत अच्छा है आप सबके लिए। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में अंतर, है ना। बात करें कि बहुधा दोनों शब्दों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, तो ये कहना उचित नहीं है। हाँ भाई, हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर हमें इसकी जो है याद आती है। मैं आपसे कहूँ कि लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि सामुदायिक संगठन मैडम सामाजिक कार्य की एक विधि है। बात को समझिएगा, सामुदायिक संगठन विधि है, हाँ या ना में बोलिए। क्योंकि ये वाल्टर एंड्रयास फ्रीडलैंडर ने प्राइमरी जो मेथड्स है उसके अंतर्गत कहा ये विधि है। दूसरी जो सामुदायिक विकास है वो एक नियोजित परिवर्तन कार्यक्रम है। ये बात सही है। जब ये बात दोनों सही हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो कैसे मैं कहूँ कि बहुधा का मतलब होता है बहुत समय, मतलब ज़्यादातर, अधिकतर। दोनों जो ये शब्द हैं ये यूज़ होते हैं एक दूसरे के स्थान पर। गलत जवाब हो जाएगा ये। बात है सामुदायिक विकास का जो क्षेत्र होता है जिसमें सामुदायिक संगठन, हाँ अब देखिए बात को समझिए, अभी तक कोई गलत जवाब नहीं मिल रहा है। सामुदायिक विकास का जो क्षेत्र है वो उसमें सामुदायिक संगठन का अभ्यास व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामुदायिक संगठनकर्ता द्वारा किया जाता है। ये बात कहना उचित रहेगा। ये सर सिंपल नहीं है ना कि सामुदायिक विकास के लिए ही तो हम सामुदायिक संगठन की विधि अपनाते हैं। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, सामुदायिक जो आयोजक ज़्यादातर सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक परिवर्तन एजेंट होते हैं, लेकिन जो सामुदायिक विकास होता है वो कर्मचारी, कृषि विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक विशेषज्ञ और अन्य तकनीकी विशेषज्ञ सहित अन्य व्यवसायों से संबंधित हो सकते हैं। आपको बताऊं, जब आप प्लानिंग करते हो, शायद एक स्टूडेंट तनुजा मैडम है, नहीं होंगी आई थिंक, वो इसमें प्रैक्टिकल कर रही होंगी, उनको पता होगा। जब मैनेजमेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं कि कौन कौन से थेरेपिस्ट आ सकता है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन का जो थेरेपिस्ट है वो भी आ सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हो सकता है, स्पेशल एजुकेटर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। इस तरीके की बातें जो आती मैनेजमेंट में होता है, और यही बात कह रहा है ऑप्शन 4 आपका। सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सामुदायिक विकास में लोगों का विकास महत्वपूर्ण है कि नहीं? सामुदायिक संगठन हमेशा प्रक्रिया पर बात करेगी, क्रिया पर बात करती है। आपको पढ़ा रखा सामुदायिक संगठन में। क्यों भाई रॉस वगैरह ने प्रक्रिया पे बात कर रहे थे, डनहम क्यों बात करते हैं, रॉथमैन क्यों बात करते हैं, सिद्दीकी जी क्यों बात करते हैं, सारे बात करते हैं प्रक्रियाओं पर। परंतु सामुदायिक विकास अंत और लक्ष्यों पर बल देता है, मतलब टारगेट गोल पर बल देता है। बस सिंपल सा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये, मुझे बहुत पसंद आया। ये एग्जाम में बनाते हैं ऐसे प्रश्न अप्लाइड। समझिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी निपुणता है जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास। देखिए फिर प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल है, समझिए। सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं हो। देखिए बात है नहीं कि जो सामाजिक समूह कार्य का अभ्यास है सर भागीदारी होगा, उसमें सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए नहीं है, भागीदारी। चलिए अच्छा, अगर हम बात करते थोड़ा सा इंग्लिश में, है ना, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंग्लिश भी समझिए। यहाँ पे देखिए फॉलोइंग इज द नॉट, अब मतलब नॉट की बात हो रही है, स्किल की बात कर रहा है। स्किल मतलब होता है निपुणता, स्किल का मतलब होता है निपुणता, कौशल, है ना, आप जानते हैं। और नीडेड फॉर सोशल ग्रुप वर्कर इन द प्रैक्टिस ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। जो स्किल इन पार्टिसिपेशन की बात मैं कर रहा हूँ, यहीं पर स्किल नीडेड फॉर मतलब उसके के लिए, आवश्यकता के लिए सामाजिक समूह कार्य में सामाजिक समूह कार्यकर्ता को जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आवश्यकता के आधार पर। तो मैं फिर से रिपीट करूँगा, शायद आपने इंग्लिश के आधार पर नहीं समझ पाए होंगे, हिंदी पे देखिए ज़रा। कह रहा है कि जो निपुणता है, जो दक्षता है
जिसकी आवश्यकता सामाजिक समूह कार्य के अभ्यास से या अभ्यास में सामाजिक समूह कार्यकर्ता के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है भागीदारी। कार्यक्रम विकास की है, समूह भावना का भी है। जब भावनाएं नहीं होंगी तो काम कैसे करोगे? मूल्यांकन तो करना पड़ेगा, लेकिन आप प्राथमिकता दीजिएगा भागीदारी पर। लेकिन अगर मैं कूट की बात करूंगा ना, तो सभी को लगाइएगा कूट के आधार पे। ठीक है, कूट में क्योंकि ये डिसाइड नहीं करता कौन सा है कौन सा नहीं है। कूट में अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो भागीदारी की निपुणता भी होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, याद रखिए। परंतु नहीं था, यहाँ पे भागीदारी की निपुणता फिर नहीं मानी जाएगी अप्लाइड के आधार पर। सामाजिक क्रिया के प्रारूप हो रहे मॉडल्स हैं, आप लोग जानते भी होंगे। लोकप्रिय मॉडल मैंने पूरा पढ़ाया है, विधायी मॉडल भी पढ़ाया है, संचेतना भी पढ़ाया है, संभ्रांत व्यक्ति भी पढ़ाया है। तो जरा मुझे बताइए जी। इसका तीसरा होगा, तीसरा लोगों को एकत्रित करने की क्रिया होती है ना, तो वो शारीरिक सामाजिक क्रिया का प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया प्रतिमान डैश का प्रतिरूप है। तीसरा तीसरा गलत है। देखिए आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पे संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप नहीं है तो कोई मॉडल। जी, फिर से ए ए। ओके ए सर ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखिए सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप, मैं आपसे बता दूं यहाँ पे जो संभ्रांत जो शब्द यूज किया गया है, संभ्रांत मतलब एक प्रकार से उत्तेजित चीजों को बता रहा है। और सामाजिक क्रिया का जो प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का प्रतिमान होता है, वो कहीं ना कहीं संभ्रम में पड़ा हुआ, एक प्रकार से क्षुब्ध पड़ा हुआ, एक प्रकार से संभ्रांत वर्ग। आप ये समझ लीजिए सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी समाज या समुदाय में उस छोटे से गुट को कहते हैं जो अपनी संख्या से कहीं ज़्यादा धन, राजनैतिक शक्ति या सामाजिक प्रभाव रखता है। मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पे आपका जो है प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का प्रतिमान सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति का स्वरूप का प्रारूप है। ऑप्शन पहला आपका करेक्ट रहेगा। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा फिर इसका मतलब। सर जो एलाइट देखिए संभ्रांत का मतलब होता है सर, ये सम्मानित। प्रतिमान कैसे हो जाएगा? एक संभ्रांत व्यक्ति हमारा प्रतिमान कैसे हो जाएगा? प्रतिमान रोल कैसे हो जाएगा? वो प्रतिमान का मतलब तो रोल मॉडल एक तरह से हो जाता है। अच्छा देखो आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का प्रतिमान का मतलब है मॉडल। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आपने प्रत्यक्ष रूप से किसी को योगा सिखा रहे हो, ठीक है, सामाजिक क्रिया के दौरान पर वहां पर जो संभ्रांत वाला जो संभ्रांत व्यक्ति का जो अर्थ निकालेगा वो उस सामाजिक प्रभाव से निकालेगा जहां पे संभ्रांत का अर्थ ये बताता है सम्मानित या प्रतिष्ठित या उत्तेजित। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे संभ्रांत शब्द का आप केवल ये यूज करिए कि उत्तेजित वाली प्रक्रिया को आप उस क्रिया को सही तरीके से आप कर सकते हैं संभ्रांत व्यक्ति के स्वरूप में, जब कोई चीज़ें आपको प्रत्यक्ष रूप से करके कोई दिखाएगा तब। और ये बात सामाजिक क्रिया में होती है। सामाजिक क्रिया में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है उसके मॉडल के बारे में। सामाजिक क्रिया का मॉडल मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, प्रत्यक्ष मॉडल भी। और उस प्रत्यक्ष मॉडल में अंतर्गत ये चीज़ें आपको चिन्हित करती है कि अवस्थाओं और विशेषताओं सहित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक विशिष्ट तरीका माना जाता है, और ये विशिष्ट तरीका है प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया का प्रतिमान। आपका सामाजिक क्रिया का संभ्रांत व्यक्ति का स्वरूप ही इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। सामाजिक क्रिया का संचेतना का मतलब होता है जागरूकता से। कैसे आप शारीरिक क्रिया को जागरूकता के रूप में कर सकते हैं? सर जागरूकता मतलब लोगों को एकत्रित करने की क्रिया भी तो होती है उसमें। प्रत्यक्ष रूप से मैं आपको सर्वे के माध्यम से कर सकता हूँ, मैं सर्वे के माध्यम से भी लोगों को बुला सकता हूँ। तो कैसे मैं प्रत्यक्ष रूप को अंतर्गत इसके रखूँ? संचेतना कभी भी ये ना सोचे कि जागरूकता के माध्यम से लेके आऊँ, आ गए बच्चे, लोग आ गए, मैं उनको जागरूक कर रहा हूँ। संचेतना वो प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया कर रहा हूँ।
वो कैसे प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया हो सकती है? भाई 7 शब्दों में मैंने कहा कि मैं आपसे इस समय अप्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप कर रहा हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से, मेरा प्रत्यक्ष रूप से कोई शारीरिक क्रिया जो मैं यहाँ पर जो मोमेंट कर रहा हूँ, अपनी फिजिकली मोमेंट, हाथों को घुमा रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, वो आप मेरे को देख नहीं रहे हैं। आप सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा हूँ वो कैसे हो सकता है? प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष होता जब मैं आपके सामने होता, ऑफलाइन क्लास में होता, वो मेरे लिए प्रत्यक्ष शारीरिक क्रियाएं थी। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप देख के कर रहे हैं, और वो क्रिया जो आप देख के करते हैं वो संभ्रांति व्यक्ति का स्वरूप बनता है, वो प्रारूप बनता है। विधायी आपका बन नहीं सकता, लोकप्रिय आपका बन नहीं सकता, विप्रो के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब था। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34। आपने नाम सुना ही होगा और इसके बारे में बता भी रखा हूँ आप लोगों से, थॉमस ए हॉलिस। क्यों भाई? हाँ सर। थॉमस ए हॉलिस द्वारा ट्रांस एनालिसिस थ्योरी, या आप इसी को ट्रांसएक्शनल थ्योरी के रूप में जानते हैं, एरिक बर्न के द्वारा। लेकिन जब मेथड्स और थ्योरी के रूप में देखते हैं तब आप वहाँ पे नाम लेते हैं। लेकिन आप थॉमस ए हॉलिस का नाम जब लेते हैं तो ट्रांस एनालिसिस थ्योरी में एक शब्द जोड़ा जाता है। मालूम होगा आप लोगों को, बोलिए, पता है? शब्द जोड़ा जाता है सर, नहीं समझ नहीं आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। नहीं, देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, 3 शब्द हैं। हाँ ये तीनों शब्द जो हैं ये आपका रिस्पॉन्स चॉइस के अंतर्गत या ट्रांसएक्शनल, जब आप उसका सही तरीके से एनालिसिस करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो कुछ पेरेंट्स और कुछ एडल्ट, कुछ चाइल्ड के माध्यम से आप कराते हैं। इसमें 3 ही शब्द आता है, PAC, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड। याद रखिएगा। पेरेंट के रूप में अगर हम बात करेंगे तो वो चाइल्ड, चाइल्ड के रूप में बात करेंगे तो पेरेंट। तो एक दूसरे के पूरक हैं ये, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये पूरक हैं। परंतु जब हम थॉमस हॉलिस की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ शब्द आते हैं, आई एम ओके, यू आर ओके करके। आई एम ओके, यू आर ओके करके। और ये आपकी किताब आई थी सन 1967 में, 1967 में। और ये किताब बेसिकली थॉमस एंटोनियो हॉलिस के द्वारा ट्रांसएक्शनल एनालिसिस के मेथड को सॉल्व, प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ की बात करता है सन 1967 में। परंतु यहाँ पे एक मेथड्स इसने बताया। क्या क्या बताया था? आई एम ओके, पहले समझिएगा। यू आर ओके, नोट कर लीजिएगा, आपको मालूम है। अच्छा, सभी लोग तो जानते होंगे, मैं थोड़ा इन शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को, है ना। ये 1 डाउन है, 1 डाउन है, पोजीशन है ये। और ये आपका होपलेस पोजीशन है ये। और ये चौथा आपका 1 अप। क्यों नहीं, दोनों ठीक है, एक ठीक रहेगा ना, 1 अप रहेगा, ठीक है। हाँ, दोनों जो ठीक नहीं होगा वो होपलेस होगा। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पे ये जो होगा 1 अप होगा, 1 अप पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ पे अप वाला जो होगा आई एम ओके वाला, आई एम ओके रहेगा, यू आर नॉट ओके रहेगा। तो ये प्रकार की ये पोजीशन बन जाती है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे बताऊँ, इसका हमें पूछा था कि संभावित स्थितियों में वर्णन करना, कि इस स्थितियों को उनके द्वारा किए गए वर्णन का अनुसार व्यवस्थित करिए। आप सभी लोग, आप ये क्रम कैसे बनाओगे, क्रम कैसे बनाओगे आप? मैं आपसे कहूँगा, मैंने कहा कि आई एम ओके, तो आप कहेंगे कि ये पहला स्टेप है। नहीं, ये तो लास्ट वाला स्टेप बन सकता है ना। सेकंड आएगा फिर पहला। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं ठीक नहीं हूँ तभी तो मैं आपके पास गया। देखो, जीवन की लाइफ, मैंने एक शब्द बोला था, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। क्या बोला था मैंने? नहीं पता, भूल गए?
मैंने बोला था कि प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का तरीका बताएगा ज़िंदगी का, समस्याओं को सुलझाने का तरीका बताएगा। तो क्लाइंट किस कंडीशन में आपके पास आएगा? जब नॉट ओके होगा। जब नॉट ओके होगा। वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब। मतलब क्लाइंट आपके पास आया तो नहीं था ठीक, तो पर तो आप तो ठीक थे ना, आप तो ठीक ही रहेंगे, ओके कर लो अपने आप को। ये पहली कंडीशन बनेगी, ये स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, जब कंडीशन दूसरी बनती है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? मनोसामाजिक अध्ययन करते हैं। जीवन को लेकर आप सोचिएगा, अप्लाइड को जैसे प्रैक्टिकल करते हैं वैसे सोचिएगा। आप मनोसामाजिक अध्ययन करते हैं, तो मनोसामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सेवार्थी के अंतर्गत समस्याएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? 10, 20, 50, 2, 4, 5, 6 मिलेंगी। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए, जरा देखते हैं भाई क्या बात हो गई, इसमें चार्ज क्यों नहीं उठा रहा। चलिए शुरू। तो मैंने कहा आपको कि सेवार्थी ने जब समस्याएं देखा तो वहाँ पे सेवार्थी नॉट ओके हुआ, ओके हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। क्योंकि वो भाई जाहिर सी बात है 5-6 समस्याएं मिली तो ओके। अब इसमें कुछ ऐसे सेवार्थी है, देखिए अब यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि समस्याएं देखकर आपको समस्या आ गई, है ना, ऐसा नहीं है। आप भी ठीक नहीं है, यहाँ पर है, आपको भी यहाँ पे बताया गया है कि आप भी ठीक नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में आपको बताया गया है, किसने बताया? थॉमस एंटोनियो हॉलिस ने बोला है, ऐसी बात कहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन पे होपलेस वाली कंडीशन, क्योंकि आपके अंदर जो तदानुभूति सहानुभूति वाली जो प्रक्रिया बताई गई वो बेसिकली होपलेस पोजीशन के रूप में ली गई। तो होपलेस पोजीशन, अच्छा ऐसे में नहीं कि आप पूरे अपनी आपा खो बैठे, अब पूरे के पूरे अचेतन हो गए, ऐसे नहीं है, सचेत प्रक्रिया में, परंतु ये परिस्थितियां बना रहे हैं आप, संभावित स्थितियों को परिस्थिति बनाती है, ऐसी कंडीशन मानी जाती है कि आप भी वहां पर होके नहीं है। कहा ये बताइए सर, इसमें मैं कौन है? कार्यकर्ता है कि दूसरी बात? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं आप ये जो बात कर रहा है जो व्यक्ति, मैं कौन है? कार्यकर्ता है कि सेवार्थी? सेवार्थी है। ये सेवार्थी के क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, आपके परिप्रेक्ष्य में कौन सी बात हो गई? आप सोशल वर्कर हैं यहाँ पर। उसका भी पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, तो मैं यही पर्सपेक्टिव नहीं, ऐसे में नहीं। यहाँ पे आप इसको ना रखें, ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, क्या कहना चाहते थे, ठीक है। परंतु आप यहाँ पे जो रखा गया ये शब्द में आपको जो रखा गया, ये थ्योरिकल आधार पर पढ़ाई की गई है, बताई गई है यहाँ पे, ठीक है, आपको लेकर। तो आपको लेकर बताया गया है सोशल वर्कर को, ठीक है। अच्छा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या कहना चाहोगे आप? तीसरी बात आप यहाँ पे क्या बोलना चाहोगे? आप कहोगे कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब यहाँ पे सेवार्थी का ठीक होने का जो रीज़न बताया गया कि एक प्रकार से उसकी समस्या का समाधान के परिप्रेक्ष्य में, समस्या के समाधान के परिप्रेक्ष्य में, और आप ठीक नहीं हैं। अब कहने का मतलब आपने यहाँ पे विचार करने लगे मैनेजमेंट की प्रक्रिया में, मैनेजमेंट की प्रक्रिया में, तो आप ठीक नहीं हैं। तो ये आपका 4th स्टेप बन जाएगा। पहला आप ध्यान रखिए, ये नंबर 1 पर आया है आपका, ये नंबर 1 पे पहला आया है, नंबर 2 पे आपका जो आया है वो तीसरा आया है, नंबर 4 पे जो आया है वो नंबर 3 पे जो आया है वो चौथा आया है, नंबर बचा 2। यहाँ पर मैं भी ठीक हो गया, आप भी ठीक हो गए, आपने अपने घर चले गए, यानी ये दूसरा हो गया। समझ में आया बात? मैनेजमेंट वाली प्रक्रिया यहाँ पर आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि आपने थेरेपिस्ट को बुलाया है, लोगों को जो बातें जो अध्ययन किया है वो गोपनीय जो सीक्रेट रखा है, हो सकता है आपने वहाँ पे बताया है उन चीज़ों को। वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, दोनों टाइप के रिजल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, दोनों टाइप के रिजल्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एक लास्ट सवाल आपके लिए, इसको देख लीजिए। कैंपटन एंड जो है गिलेव की समस्या समाधान प्रतिमान के संपर्क फेज में चरणों का सही क्रम
या अनुक्रम दर्शाइए। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आप जरा मुझे बताइए, प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है आपको। दूसरा बात को पहले आइडेंटिफिकेशन, रोल आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट और एक्सक्लूजन। ओके ओके देखिए आपको बता दूं, ये जो नाम आप देख रहे हैं कैप्टन एंड गैसवे के बारे में, इसने सोशल वर्क प्रोसेस बताया था। क्या बताया था इसने? सोशल वर्क प्रोसेस बताया था। और ये सोशल वर्क जो प्रोसेस है सन 1977 में बताया था। कब बताया था? 1977। अब कहीं पता चले कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड आप पार्लियामेंट के बारे में सोच रहे हैं तो फिर तो गलत हो जाएगा कंडीशन, है ना। इसने बताए थे, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये समाज कार्य की प्रक्रिया के बारे में आता है। इसका नाम रॉबर्ट कैप्टन का नाम आता है, और अगर हम बात करें तो जो है गैलवे का नाम आता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि 35 में सबसे पहले प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर गोल के आइडेंटिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, फिर एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे। ऑप्शन आप यहाँ पर अप्लाइड तरीके से भी आप समझ सकते हैं। सन 1977 में किस तरीके से समस्या की पहचान, लक्ष्य की पहचान, संविदा और अन्वेषण यानी खोज अब शुरू हो गई आपकी, ठीक है। यह प्रक्रिया आपकी जो है बन जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था ये सवाल। ये भी यानी 34 35 दोनों इम्पोर्टेंट सवाल थे आप सबके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। 8 बजे फिर क्लास होगी आप सबकी, बने रहिएगा, ठीक है।